Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jiten Tripathi. Student, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ये एक पहली क्लास है आपके लिए। तो आशा करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुए हैं अच्छे ही हुए होंगे और उसका रिज़ल्ट अभी एज सुन एज पॉसिबल आपको दे दिया जाएगा कि आपने क्या ग्रोथ किया, कितना आपने स्टडी किया है। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आवर्त सारणी और आवर्ती गुणों के विषय में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में परमाणु त्रिज्या के विषय में डिस्कस किया था और इसके बाद अगला दूसरी जो आवर्ती गुण है वो है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन विभव के विषय में है। तो देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, या फिर एक नाम और भी देते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का तात्पर्य होता है विभव, आयनन ऊर्जा या फिर जो कहेंगे आयनन विभव। दोनों चीज़ें एक ही हैं लगभग, थोड़ा सा कहें तो यूनिट का डिफरेंस है, वो मैं आपको डेफिनेशन में क्लियर करा देता हूँ। तो आते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के विषय में। क्या होती है आयनन ऊर्जा? जब किसी विलग गैसीय परमाणु, अब देखिए इस डेफिनेशन में एक कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं जिनका हर एक का अपना अपना एक मीनिंग है और वो सब चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेफिनेशन में। ऐसे मानो बोला जब किसी विलग गैसीय परमाणु, अब विलग का मतलब क्या होता है? विलग का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी तत्व का एक मोल लेता हूँ उसमें से एक परमाणु, एक मोल का मतलब हो गया 6.023 × 10⁻23, तो उसमें से एक एटम को ले लेना है और उसको विलग कैसे करना है? विलग से तात्पर्य है कि उसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाएं, अनंत दूरी पर ले जाएं। क्यों ले जाएं? कि बाकी परमाणुओं के बीच में उसका कोई इंटरेक्शन, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ना रह जाए, तो इसलिए उसको विलग बोला गया। समझ में आया आपको? विलग का तात्पर्य है कि बाकी के परमाणुओं से उसका कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल वो अनुभव ना करे। तो किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतया बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा वाली बात आई है तो ऊर्जा का सामान्यतः मात्रक जूल या फिर कैलोरी होता है, ठीक है ना। तो ये जूल, जो ऊर्जा निकलेगी उसकी यूनिट जूल रही होगी या फिर कैलोरी में रही होगी। किलो जूल, किलो कैलोरी, एक ही चीज़ें हैं। लेकिन यदि इस ऊर्जा का मात्रक यूनिट जो है वो मैं कन्वर्ट कर दूं, वो दूसरा क्या ले आऊँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में रिप्रेजेंट कर दूं, तो यही ऊर्जा अब हमारी कहलाएगी आयनन विभव। और डिफरेंस क्या हुआ? यूनिट का। ऊर्जा जब से तत्व कहेंगे तो निश्चित तौर पे उसका मात्रक क्या रहा होगा? जूल या फिर कैलोरी, किलो जूल या फिर किलो कैलोरी, है ना। और मैं अगर विभव वर्ड बोल रहा हूँ
तो मुझे वहाँ पे मात्रक क्या लेना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में रिप्रेजेंट करना होगा उस एनर्जी को, तब मैं उसको आयनन विभव बोल सकूँगा। बात समझ में आ गई आपको हमारी? तो अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्या है। एक तत्व मैंने लिया कोई M, इसका गैसीय परमाणु। अब गैसीय परमाणु की बात आती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए वो सबकी अवस्था गैसी ही, कुछ की अवस्था ठोस भी हो सकती है, किसी की द्रव अवस्था हो सकती है। तो इसमें कंपलसरी क्या है कि मुझे उसको गैसी बनाना है। अगर है तो सो फार सो गुड, और नहीं है तो फिर मुझे उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? बाय सप्लाइंग द एनर्जी। वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, उनको हम सप्लाई करके उसको बना सकते हैं। सॉलिड से गैस बनाने के लिए मुझे सब्लिमेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। लिक्विड से गैस बनाने के लिए वेपराइजेशन एनर्जी, वाष्पन ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो बन जाएगा। फाइनली मुझे क्या चाहिए? गैसीय परमाणु। और फिर विलग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अन्य परमाणुओं से उसका इंटरेक्शन ख़त्म करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा करके। तो ये किसी तत्व का विलग गैसीय परमाणु है। अब मैं इसको कुछ ऊर्जा देता हूँ, उसका नाम दिया IE, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा दिया। तो इसने वो ऊर्जा पा करके अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। निकालने से क्या हुआ? इस पर एक धन आवेश आ गया, बना फिर भी गैसियस ही रहा। ये ध्यान रखिए गैसीय परमाणु। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये बन गया M+1 गैस। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो निकलेगा, क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो उसमें पहला भी निकलता है, दूसरा भी निकलता है, तीसरा भी निकलता है। सोडियम की बात करें तो एक ही निकलेगा, फिर वो स्थायी अवस्था में आ जाएगा। मैग्नीशियम में 2 निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक और निकालना चाहते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे? अब मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से नहीं निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। M+1 गैस से फिर मैंने ऊर्जा दी, तो जाकर के निकल के आया एक और इलेक्ट्रॉन, तब बना जाके M+2 गैस और एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो ऊर्जाएं हैं इनमें थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? पहले वाले को नाम देंगे 1 और दूसरे वाले को नाम देंगे 2। अंतर होगा तो इसको हम लोग अलग डिस्टिंग्विश करेंगे। पहले को 1 बोलेंगे, दूसरे को 2 बोलेंगे। मैं एक और निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से नहीं या यहाँ से नहीं। M+2 गैसियस में फिर से मैं एनर्जी सप्लाई करूँगा, लेकिन अब की बार भी एनर्जी क्या होगी? वो भी अलग ही होगी। उसका नाम होगा IE3। तो निकल के क्या आएगा? M+3 गैस, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये सारी आयनन ऊर्जाएं ही हैं, लेकिन इनका एक नाम होता है, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का तात्पर्य होता है एक के बाद एक, उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जाएं। ठीक है ना। इनमें एक संबंध भी होता है। क्या होता है? IE3 ऑलवेज बी ग्रेटर देन IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। क्या निकल के आया? तीसरी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी दूसरे से, और दूसरी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी पहले से। तो इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में कंक्लूड कर लेते हैं कि IN+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IN। क्या तात्पर्य हुआ? जाके एक बाद वाली ऊर्जा सदैव पहले वाली ऊर्जा से ज़्यादा होगी। हम मैं I5 I6 की बात करूं तो छठवीं बड़ी होगी पाँचवीं से। अब ये प्रश्न आता है कि ऐसा होता क्यों कि एक बाद वाली ऊर्जा पहले वाली ऊर्जा से बड़ी क्यों होती है? तो उसके लिए यहाँ पर एक रीज़न आता है कि अगर मैं गैसीय परमाणु की बात करता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर क्या हुआ? जाके प्रोटॉन हो गए ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो यहाँ पर अंतर आ गया। परमाणु में
एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जब उदासीन अवस्था में होता है तो दोनों की संख्या बराबर होती है, तो 1:1 का रेशियो होता है। कहने का तात्पर्य एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन हो गए ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन हो गए कम। तो अब क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे होंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दूसरी स्थिति आई तो यहाँ पर फिर प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो फिर से भी यहाँ पर अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या देते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा जा करके, तो नाभिक के द्वारा वाय कोश पे लगने वाले आकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को जो है हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर अंतर आ गया। तो अब इसलिए ये रीजन दिया गया In+1 इज ग्रेटर देन In। बात समझ में आ गई है। अब इसके विषय में हम देखते हैं, अगली चीज़ है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड का तात्पर्य है कि ये आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में किस तरीके से मोशन में आती है, कैसे मतलब ये वर्क करती है, इसका काम क्या है। इसको मैं नाम देता हूँ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है चलन, प्रचलन। आवर्त सारणी में किस तरह से देखना है, तो दो तरीके से देखा जाता है। पहला आता है इन पीरियड, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं आवर्त में और समूह। तो ध्यान से समझिएगा, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, याद रखिएगा आवर्त में सदैव बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, और समूह में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चला जाता है। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जो आयनन ऊर्जा होगी, आयनन ऊर्जा वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी तात्पर्य वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाने के कारण नाभिक के द्वारा वाय कोश पे लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, कठिन हो जाएगा। तो वहाँ पर ऊर्जा मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा, क्यों वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाने के कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। दूसरा क्या आता है, इन ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब हो गया कि समूह में। समूह की बात क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? डिक्रीज माने कम हो जाती है। तो जब किसी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? उसका कारण क्या है कि जब समूह में चलेंगे तो लगातार कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, वाय कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जब वाय कोशों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से आप देख रहे हैं लगातार वाय कोश की दूरी बढ़ रही है। अब दूरी बढ़ेगी जा करके तो फिर क्या होगा, नाभिक के कारण वाय कोश पे लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होता चला जाएगा। जब आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा जा करके। तो इसलिए समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा में कमी आती है। बात समझ में आ गई। तो ये एक आवर्ती गुण था, इसके विषय में मैंने बताया। इन आवर्ती गुणों पर कुछ रीजनिंग बेस्ड कारण बताओ के क्वेश्चन डेवलप होते हैं, उनको मैं आपको ये टॉपिक सारे कंप्लीट करने के बाद कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अभी फ़िलहाल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा जा करके, आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।